आना है, श्वास लेते हुए ठुड्डी को नीचे लगाना है 3 टाइम। इनहेल, एक्सहेल, साथ ही करते रहिए, इनहेल, एक्सहेल 3 बार करना है। जिन लोगों को नेक पेन या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वैसा व्यक्ति कैसे करेगा? श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास लेते हुए सामने ही रुक जाएंगे, चिन को नीचे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो आपका सर्वाइकल का पेन बढ़ सकता है या आपको चक्कर इत्यादि समस्याएं हो सकती है। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने 3 टाइम्स। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल 3 बार ये हो जाने के पश्चात सेकंड पोस्चर लेफ्ट एंड राइट। श्वास लेते हुए साइड में जाइए, छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए साइड में जाइए, छोड़ते हुए सामने। रिपीट। तीन बार लेफ्ट राइट हो जाने के पश्चात अगर आपको नेक पेन और सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तभी आप इसका थर्ड पोस्चर करेंगे, वरना बाकी लोग थोड़ा सा रेस्ट करें 30 सेकेंड। जिनको नेक पेन प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के लिए ठुड्डी को नीचे लगाना है। क्लॉकवाइज आइए, इनहेल करते हुए, धीरे से एक्सहेल करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक से आपका एक राउंड कंप्लीट होता है, तो हम लोग ऐसा 6 बार करेंगे। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो प्लीज करते रहिए। तो ग्रीवा के 3 स्टेप्स होते हैं। प्रथम स्टेप, हमको ऊपर देखना है, नीचे देखना है, श्वास लेते हुए आकाश की ओर, छोड़ते हुए धरती की ओर, ठीक 3 टाइम। जिनको नेक पेन प्रॉब्लम है वो सामने ही रोक देंगे, गले को पूरा नीचे नहीं लेकर के जाएंगे। बाकी लोगों के लिए सेकंड स्टेप, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। और थर्ड पोस्चर, जिनको कोई नेक पेन और सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है वैसे व्यक्ति के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। ग्रीवा शक्ति आपकी ग्रीवा को सशक्त बनाता है और उसको स्वस्थ बनाता है। ग्रीवा के बाद कल हम लोगों ने अपने भुजाओं को और लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए वक्ष स्थल किया था। आज हम वो करेंगे। मुट्ठी बनाने के लिए अंगूठा अंदर रहेगा, उंगलियां बाहर रहेंगी, हाथ साइड में रहेगा। पहले एक बार देख लीजिए, फिर आप करिएगा सेकंड टाइम। श्वास लेते हुए नाक से पूरे फेफड़ों में भर लेना है, चेस्ट को एक्सपैंड कर लेना। एक्सपैंड करने के बाद हाथों को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 2 3 4 5। पांचवी बार में पीछे लाके सामने छोड़ करके पंच करके छोड़ दे। ठीक, किसी को अगर हाथों में पेन हो तो व्यक्ति इसको सावधानी पूर्वक करे। बाकी लोगों के लिए एक बार हम आपको फ्लो में करके दिखाते हैं। इस बार आप चाहे तो हमारे साथ अभ्यास कर सकते। सामने आते समय श्वास को झटके के साथ आपको बाहर रिलीज कर देना, ठीक। और इसी के बाद हम लोग इसको हम फिर से आपको करके दिखा रहे हैं। आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी हमारे साथ करिए, पैर आपस में मिले रहेंगे। हम क्लॉकवाइज करेंगे 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 बार। तो अगर आपका क्लॉकवाइज हो चुका है तो एंटी क्लॉकवाइज करिए, 1 2 3 4 5 और सामने लाके ऐसे पंच कर दे। 5 राउंड कंप्लीट हो जाए तो सामने आकर के श्वास छोड़ते हुए उसको पंच कर, ठीक है। तो ये है आपका वक्ष स्थल। अब हाथों की एक्सरसाइज करने के बाद, हाथों की एक्सरसाइज में आज हम लोग एक और एक्सरसाइज सीखेंगे। अगर आपका लैपटॉप पे काम करते हुए या अकाउंट्स वगैरह बहुत आपके पेन के यूजेस से उंगलियों में दर्द हो जाता है, कलाई में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको हम कहते हैं करतल करपृष्ठ। हम लोग करतल करपृष्ठ करेंगे और उसके बाद अंगुली शक्ति करेंगे। करतल करपृष्ठ के लिए हाथ सामने रखिए, बहुत ही सरल है। आपको हाथों को नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है। नीचे ले जाते टाइम एक्सहेल करेंगे, ऊपर ले जाते टाइम इनहेल करेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे लेफ्ट राइट। अगेन बाहर जाते टाइम श्वास लेंगे, अंदर जाते टाइम छोड़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 5 बार लेफ्ट राइट हो जाने के पश्चात हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5।
आप कर रहे हैं तो प्लीज करते रहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कर्पश कर रहे हैं अपने पूरे हाथों को प्लीज मत रोटेट करिए। ये हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, ये कलाई से लेकर के अंगुली के भाग की एक्सरसाइज है। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है, सदस्यों से मिस्टेक हो जाती है कि हम पूरे हाथ रोटेट करने लगते हैं। हमें सिर्फ कलाई से आगे के भाग को रोटेट करना है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। करतल कर्पश करने के बाद अब हम करेंगे अंगुली शक्ति। हाथों को सामने फैला दीजिए, उंगलियों को गैप, शोल्डर लेवल पे रहेंगे हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट। इमेजिन करिए कि आप एक गेंद को पकड़ने की कोशिश करें, बॉल को, और धीरे धीरे हल्का सा प्रेशर लगाते हुए आपको मुट्ठी बना देंगे और खोल देंगे। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक। इसको पूरा स्ट्रेच करिए, प्रयास करिए कि आप एक गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आपके बोन्स पे, मसल्स पे टेंशन आना चाहिए, धीरे से खोल दीजिए। ऐसे 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स अंगुली शक्ति होने के बाद अब हम आएंगे अपने कटी भाग पे। हमें अपने वेस्ट के लिए कुछ करना है। आपका पाचन तंत्र अगर स्वस्थ रहता है तो बाकी सारे यंत्र आपके शरीर के बहुत स्वस्थ रहते हैं। कटी शक्ति में 3 पोस्चर्स होते हैं। प्रथम पोस्चर के लिए हाथों को सामने रखिए, बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे रखिए, स्ट्रेट, उंगलियां आपस में मिली रहेंगी, पैर भी आपस में मिले रहेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने आना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना है, श्वास लेते हुए सामने आना है, ठीक। और जब पीछे जाएंगे तो हम अपने हाथ के अंगूठे पर देखने का प्रयास करेंगे। बॉडी नहीं टर्न करनी है, कटी के लिए है, वेस्ट के लिए है, सिर्फ वेस्ट से रीजन जो है आपका उतना ही आपको रोटेट करना है, हाथ सीधे रहेंगे, ठीक। 5 टाइम्स करिए मेरे साथ। पैर आपस में मिला के, हैंड्स इन द फ्रंट, उंगलियां सब साथ में। 1 2 3 स्टार्ट। इनहेल एंड गो 1 2 3 4 5 6। सामने आके धीरे से रोक दीजिए। अगर हमें 3 के काउंट में करना है मतलब हमें 6 बार करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से, 3 बार राइट साइड से। अगर आपके वेस्ट में फैट है या आपके टमी रीजन में फैट है जिसको आप कम करना चाहते हैं, धीरे धीरे इसके नंबर्स बढ़ा करके ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। सेकंड पोस्चर के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप कर लीजिए। हाथ वैसे ही सामने रहेंगे लेकिन इस बार शोल्डर लेवल पे नहीं रहेंगे, स्लांटिंग रहेंगे। और रिपीट द प्रोसेस, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, ठीक। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोस्चर के लिए पैर आपस में दोनों मिला लीजिए। एक हाथ आपका शोल्डर पे रहेगा, दूसरा हाथ पीछे कमर पे रहेगा, इस प्रकार सीधे। और जिस शोल्डर पे आपका हाथ है उधर से पीछे जाना है। रिपीट द प्रोसेस, इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए सामने। और उसके बाद आपको हाथ चेंज करना है। अब जिस शोल्डर पे हाथ है अब हम उस साइड और सामने, ठीक। अब करिए थर्ड पोस्चर, कटी चक्रासन का साथ में, पैर आपस में मिले रहेंगे, एक हाथ शोल्डर पे, दूसरा पीछे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 हैंडस्टैंड, 2 हैंडस्टैंड, 3 4 5 6। सामने आकर के रिलैक्स कर रहे हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। कटी चक्रासन के 3 पोस्चर्स होते हैं। फर्स्ट पोस्चर, पैर आपस में मिले रहेंगे, हैंड शोल्डर के लेवल पे, और हमें ट्विस्ट करना है, रोटेट करना है अपने वेस्ट से। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। ऐसा आप 3 टाइम्स कर रहे हैं आज। आप धीरे धीरे उसको 5 टाइम 10 टाइम्स कर सकते हैं। सेकंड पोस्चर में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, हाथों को सामने के बजाय स्लांटिंग पोजीशन में ले आना है, एंड विल बी सेम, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने 5 टाइम्स। थर्ड एंड द फाइनल पोस्चर, पैर फिर से आपस में मिला लेंगे, एक हाथ शोल्डर पे, दूसरा हाथ आपके पीछे कमर पे। इनहेल करते हुए पीछे जाना है, सामने आते टाइम हैंड्स को चेंज करें, जो हाथ ऊपर उधर से, फिर एक्सहेल करते हुए पीछे, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। यह है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के बाद हम आपको सिखाएंगे
वीरभद्रासन। बट वीरभद्रासन से पहले हम आपको 2 वीरभद्रासन कल भी दिखाए थे, आज भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर वर्जन है वीरभद्रासन का, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं सेलिब्रिटी वर्जन। उससे ज्यादा लाभ आज के समय में, जब हम नोवेल कोविड-19 को फाइट कर रहे हैं और हमारा फोकस पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पर है, तो जो वर्जन हम आपको करने को कहेंगे वो आप करिएगा, ये वाला सिर्फ देख लीजिए। वीरभद्रासन के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करना है, दोनों पैर एक ही लाइन में रहेंगे स्ट्रेट। अगर आपको दोनों पैरों को एक लाइन में दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे सामने कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपनी बॉडी से। हाथ शोल्डर स्ट्रेट उठे रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। शोल्डर आपके आगे का घुटना फोल्ड रहेगा और आपको पोस्चर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 और वापस होना। इसको हम लोग सेलिब्रिटी वर्जन बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है। पीछे वाले पैर को चाहे तो हल्का सा टर्न कर सकते हैं अपने सपोर्ट के लिए। हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे आपके एक अलाइनमेंट में शोल्डर से। आगे से घुटने बेंड होकर के पोस्चर को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड बैक। कोशिश करिए कि पीछे का पैर आपका ऐसे उठे नहीं, मेरे पीछे वाले पैर को ध्यान दीजिए, ऐसे उठे नहीं, वो धरती से ही लगा है। ठीक, ये तो था सेलिब्रिटी वर्जन वीरभद्रासन का। अब हम लोग वीरभद्रासन करेंगे जो आपको हमारे साथ अभ्यास करना। ठीक, इट इज सेम, भी साथ में करते रहिए। पैरों में आप लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप जितना रख सकते हैं, 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए। दोनों पैर सेम अलाइनमेंट में रहेंगे। अगर आपको सेम अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो आप अपने पीछे के लेग को हल्का सा टर्न कर सकते हैं परपेंडिकुलरली। अब हम आगे से घुटने से बेंड करेंगे, पर घुटना आपके उंगलियों से आगे नहीं जाना चाहिए, उतना ही बेंड करेंगे कि वो आपके पैरों के अंदर ही रहे। और दोनों हाथों से श्वास लेते हुए पीछे जाना है, पोस्चर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एक्सेल करते हुए धीरे से। अगर आपने अभी तक वीरभद्रासन हमारे साथ नहीं किया है तो अब करिए। अब हम आपको दूसरे साइड से दिखा रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखना चाहते हैं तो पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। पीछे का पैर सीधा रखने में अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा साइड में टर्न कर दीजिए, टर्न कर दीजिए। आगे सामने ऐसे रहेगा पैर, श्वास लेते हुए पीछे जाना है। होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे से एक्सेल करते हुए सामने। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है, जिससे कि आपकी सारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और साथ ही आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। वीरभद्रासन का अभ्यास करिए। अगर आपको इनिशियली कुछ दिक्कत हो रही है बैलेंसिंग में, तो आप किसी वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। आप जहां पे भी कर रहे हैं उसके आसपास जो भी एक वॉल हो, उसका आप हल्का सा सपोर्ट लेकर के कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से इट विल बी बेटर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, वीरभद्रासन आशा करते हैं हो गया होगा। इसके बाद कल हम लोगों ने किया था ताड़ासन। ताड़ासन कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच होता है। ताड़ासन के दोनों पैर आपस में मिला लीजिए, हैंड्स बाय योर साइड। ताड़ का वृक्ष होता है, उतना ज्यादा सशक्त बनाता है, पैरों में जान देता है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हाइट इंक्रीमेंट और बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, हाथों की हथेलियां बाहर की ओर खुली रहेंगी ऊपर, और फिर आपको पंजों के बल खड़े होकर के बैलेंस करना है। 1 2 3 4 5, एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे। अगर आपको ताड़ासन में बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, आप फिर किसी वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। साइड व्यू देख लीजिए। इस बार मेरे साथ करिए, पैर आपस में मिलेंगे, हैंड्स बाय योर साइड। इनहेल करते हुए ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद हल्का सा स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजे और हाथ दोनों नीचे आ जाए। ये है ताड़ासन। आशा है आपने ताड़ासन कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैठने वाली एक्सरसाइजेस के तरफ। अगर आप खड़े खड़े थक गए हैं, खड़े करने वाली एक्सरसाइज में थक गए, धीरे से बैठ जाइए।
जो आपके प्रोग्राम के हिसाब से है बैठने की एक्सरसाइज में अब हम लोग करेंगे गहरी श्वास प्रश्वास। गहरी श्वास प्रश्वास मतलब डीप ब्रीदिंग। कल भी हमने किया था, हमने आपको बताया था बेसिक मेडिटेशन टेक्निक है, वन ऑफ द फर्स्ट मेडिटेशन टेक्निक से अगर आपने ये ब्रीदिंग सीख ली तो आपके लिए ध्यान करना थोड़ा इजी हो जाता है। ध्यान के समय में जब आप फर्स्ट टाइम आंख बंद करके बैठते हैं तो आपको पता होता है कि आपको अपने श्वास के साथ क्या करना है। विथ प्रैक्टिस, विथ अभ्यास आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ 5 या 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब आप ध्यान के करने के उद्देश्य से बैठे हो तो आप 15 मिनट करिए। 15 मिनट्स का आप अलार्म लगा करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उससे आपको ज्यादा आपके मेडिटेटिव माइंड होने लगेगा। माइंडफुलनेस की हम लोग बात कर रहे थे, आपका माइंड में थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, फोकस कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। ठीक, गहरी श्वास प्रश्वास के लिए सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन मीन्स आलती पालती। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती है तो आप एक पैर ऊपर रख सकते हैं, विच इज अर्ध पद्मासन। कोई भी एक पैर जो आप ऊपर रख सकते हैं, अर्ध पद्मासन। और अगर आप योग के क्षेत्र से ऑलरेडी जुड़े हैं या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, आप दोनों पैर ऊपर कर सकते हैं, विच इज पद्मासन। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए प्लीज, कल भी हमने बताया था, उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे प्रेशर लगाना कुछ नहीं करना है। आप मुद्रा मतलब बंद होता है, और बंद सिर्फ टच करने से हो जाता है। तो फर्स्ट फिंगर और थंब को सिर्फ टच करना है, मुद्रा बन गई आपकी। बाकी तीनों उंगलियां जुड़ी रहेंगी, हैंड्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक, धीरे से आंख बंद कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे गहरी श्वास प्रश्वास। गहरी श्वास प्रश्वास के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपको श्वास पूरे अपने शरीर में भरनी है। जब आपको लगे कि आपके सर से लेकर के पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर में श्वास भर चुकी है, तब धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ना स्टार्ट करना है। यह है पहला नियम। दूसरा नियम जो गहरी श्वास प्रश्वास का है वो ये है कि आपका श्वास छोड़ने की समय, एक्सहेलेशन विल बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। प्रश्वास का समय आपके श्वास के समय से अधिक रहेगा। अगर आप 1 की काउंटिंग में ले रहे हैं तो आप धीरे धीरे 2 या 4 की काउंटिंग में उसको बाहर छोड़ें। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट बेसिक मेडिटेशन की ब्रीदिंग टेक्निक है। श्वास लेते हुए अंदर जाइए, धीरे धीरे उसको बाहर छोड़िए। वंस अगेन, ऐसा हमें 10 टाइम्स करना है। अगर हम 2 की काउंटिंग में ले रहे हैं तो 1 2, धीरे धीरे 4 की काउंटिंग में छोड़ेंगे, 1 2 3 4। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हरी नहीं है, कोई आपको ऑफिस नहीं जाना है, पूरा समय आपके पास है। 10 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग। अपने श्वास को ऑब्जर्व करने का फोकस करिए, कहाँ जा रही है, नाभि तक कहाँ जा रही है, पेट तक कहाँ जा रही है, और कैसे धीरे धीरे बाहर आए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्सहेलेशन है, जो श्वास छोड़ने का समय है, वो श्वास लेने के समय से अधिक होना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल। अगर आप 1 या 2 की गिनती में ले रहे हैं तो 4 या 5 की गिनती में धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ें, 10 टाइम्स। बंद आंखों से करिए। अपने श्वास को ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए। टेन टाइम्स हो जाने के बाद धीरे से आंखों को खोल लीजिए। गहरी श्वास प्रश्वास के बाद अब हम करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर एक षटकर्म है, कपालभाति। सब लोग टीवी से, यूट्यूब से देख करके कपालभाति करते हैं। कुछ लोग 100 बार, 500 बार, 1000 बार कपालभाति करते हैं। प्लीज मेरी सबसे एक अनुरोध है, ऐसे मत करिए। स्पेशली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, कोई भी अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उस व्यक्ति को कपालभाति अधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। आपका बीपी कभी नहीं रेगुलेट हो पाएगा, बीपी पे इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। परंतु अगर आपका बीपी सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है, तो आप इसको कम नंबर्स में कर सकते हैं, 10 20 25 बार कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति भी 10 से लेके 100 बार तक कर सकता है। बट ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स 25 30 बार से ज्यादा ना करें और आराम से करें। ठीक,
कपालभाति मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन मतलब हमको श्वास, जब हम प्रश्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमको एक गति से छोड़ना है, और इसमें हम श्वास लेते नहीं। श्वास जो आती है आपके शरीर के अंदर वो बाय डिफॉल्ट आती है। सारा फोकस, सारा उद्देश्य हमारा श्वास छोड़ने के ऊपर रहता है। पहले देख लीजिए फिर आप करिएगा। पहले श्वास पूरा शरीर में भर लेते हैं, अब हम बाहर छोड़ेंगे। पेट को झटके से अंदर करना है। ठीक, ऐसा आज हम सिर्फ 10 बार करेंगे। धीरे से बढ़ा करके आप इसको 15, 20, 25, 30 बार तक ले जा सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो प्लीज इसको अधिक मात्रा में मत करिएगा, ये आपके अहित में है। बाकी लोग प्लीज करिए, जो भी आसन ग्रहण किया है हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिन लोगों को अपने पेट की चर्बी कम करनी है आप इसको धीरे धीरे आप 100 तक कर सकते हैं। अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है लेकिन आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो आप इसको 100 काउंट तक कर सकते हैं। करिए कपालभाति। श्वास भरिए अंदर, बाहर झटके से छोड़ना है, पेट अंदर। ट्वेंटी काउंट्स कर रहे हैं तो करते रहिए। 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि बीपी के पेशेंट्स कम अंक में करेंगे। अगर आपके पेट के भाग में बहुत फैट ज्यादा है तो आप उसके अंक बढ़ा करके उसको ज्यादा बार कर सकते हैं। ठीक, तो ये है कपालभाति। कपालभाति एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। कपाल मतलब आपका सर। सर के आपके फोरहेड के भाग में एक चमक उत्पन्न करता है। इस भाग में अगर आपको माइग्रेन रहता है, कफ जमा रहता है आपके साइनसेस में, या आपको ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, हमेशा सुस्ती, लेजीनेस लगती रहती है, तो कपालभाति आपको ऊर्जा प्रदान करती है डायरेक्टली आपके ब्रेन से। तो बहुत ही उच्च एक्सरसाइज है हर व्यक्ति के लिए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक फोकस वाले काम में जुड़ा हुआ। ठीक, कपालभाति के बाद हम करेंगे पर्वतासन। क्योंकि सर्वाइकल के लिए पूछा गया था तो हम लोगों ने करी ग्रीवा शक्ति। अब जो हम करेंगे पर्वतासन, ये भी आपके सर्वाइकल और नेक पेन में बहुत हेल्प करता है। पूरे बॉडी को एक सिंगल अलाइनमेंट में करके आपका एकाग्रता को भी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, एंड अलोंग विद कंसंट्रेशन इट आल्सो फोकसेस ऑन योर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, और आपके पूरे बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आप जिस भी पोजीशन में बैठे हैं बैठे रहिए, हाथों को साइड में धरती पे रख दीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है पर्वतासन के लिए। नमस्कार मुद्रा, अंजलि मुद्रा में हाथों को जोड़ना, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच करना। आपके जो हाथ है वो कान से लगे रहेंगे। पोस्चर को होल्ड करिए, सामने देखते रहिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इस बार मेरे साथ करिए, प्लीज रिपीट द पोस्चर। पर्वतासन, श्वास लेते हुए ऊपर, नमस्कार, हाथों से कान लगे रहेंगे और थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करना। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलते हुए नीचे। एक बार पर्वतासन का अभ्यास खुद से और करिए। यह आपके नेक रीजन के ऊपर अच्छा वर्क करता है और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के पूरे बॉडी को एक सिंगल अलाइनमेंट में बैलेंस उत्पन्न करता है, और साथ ही आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बहुत उच्चतम स्तर से बढ़ाता है। प्लीज करिए। श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा में, हल्का सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देना है। हाथ दोनों कान से लगे रहेंगे, पोस्चर को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर जाने के बाद अगर आपको श्वास रोकने में दिक्कत है तो आप श्वास सामान्य रख सकते हैं। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो आपको श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर जाने के बाद आपकी श्वास सामान्य रहे। बाकी स्टेप्स पर्वतासन के सेम रहे। पर्वतासन के बाद आशा करते हैं आपने पर्वतासन कर लिया है। हम लोगों ने 3 बार करके दिखाया। पर्वतासन के बाद हम लोग करेंगे मेरुदंड विशेष। मेरुदंड मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको हम लोग मेरुदंड कहते हैं। क्योंकि अगेन सर्वाइकल और नेक पेन वगैरह के लिए आप लोगों का अनुरोध था तो हम लोग करेंगे मेरुदंड विशेष। मेरुदंड विशेष के लिए हाथों को इस प्रकार बांध लीजिए, हर उंगलियों को एक दूसरे में एंटेंगल करके अंगूठों को नीचे से लगा दीजिए। इसको हमको अपने फोरहेड पे रखना है और हल्का सा प्रेशर कोहनियों को पीछे की तरफ करते हुए देना है। हल्का सा प्रेशर अपने माथे के ऊपर, नेक को पीछे नहीं ले जाना है। आप दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं,
नेक को बिल्कुल स्टिल होल्ड कर रहे हैं, तो एक पीछे की तरफ से प्रेशर आ रहा है और आगे की तरफ से आप कोहनी पीछे ले जाके हल्का सा प्रेशर कर रहे हैं। आपको अपने सर से लेके गले के इस भाग में हल्का सा वाइब्रेशन जनरेट होता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये पहला स्टेप है मेरुदंड विशेष का। 1 2 3 4 5, धीरे से रिलैक्स करें। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए, अपने राइट हैंड को लेके राइट साइड में रखिए सर के, और हल्का सा प्रेशर इधर से जनरेट करिए। एक तरह से आपका सर और हाथ एक दूसरे के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, धीरे से इस हाथ को यहाँ ले आइए, अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड को पकड़िए, हल्का सा प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक, तो मेरुदंड विशेष, मेरुदंड विशेष में 3 स्टेप्स हैं। प्रथम स्टेप, हाथों को एंटेंगल करना है, उंगलियों को और अंगूठों को बंद करके फोरहेड पे रखना है। अब एक तरह से फोरहेड और सर एक दूसरे को प्रेशर देगा। 1 2 3 4 5। हो जाने के पश्चात राइट हैंड को राइट साइड में रख के 1 2 3 4 5। हल्का सा अगर वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे हाथ को साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5। इसको करने से आपके नेक और अपर बैक के प्रॉब्लम में आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, योग कोई मेडिसिन नहीं है एलोपैथी की कि आपने खाया और आपका सर दर्द तुरंत ठीक हो गया और जैसे ही उस दवाई का प्रभाव खत्म हुआ आपको सर हेडेक दोबारा हो गया। अगर आप योगाभ्यास का अभ्यास करते रहेंगे और आप 15-20 दिन 1 महीने उसको कंटिन्यूअसली करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। हाँ, योगा एक एक्सपीरियंस की विद्या है। हम हमेशा कहते हैं जब आप उसको करते हैं, उसके लाभ अनुभव करते हैं, तब आपका विश्वास जगता है। हम चाहे जितना बोलते रहें, परंतु जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं योगा इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंशियल साइंस। आशा करते हैं आपने मेरुदंड विशेष कर लिया होगा अभी तक। अब धीरे से आप जिस भी पोस्चर में बैठे हैं उसको ओपन कर दीजिए। अब हम लोग बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में किस प्रकार बैठते हैं? वज्रासन मतलब घुटनों के बल बैठना है। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट हुई है, नेक में घुटनों में पेन रहता है, तो आपको वज्रासन बैठने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बैठ के कर सकते हैं या चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसे कोई अपने घुटनों में पैरों में प्रॉब्लम नहीं है, वैसे व्यक्ति को हम वज्रासन में बैठाएं। वज्रासन बैठने के लिए आपको एक पैर पीछे ले जाना है, दूसरे पैर को पीछे ले जाना है। देख लीजिए पैरों को किस प्रकार रखना है। एक पैर के अंगूठे को दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर रखना है और जो सीट बनेगी उसके ऊपर हमें बैठ जाना है। ये वज्रासन नहीं होता है। ठीक, अगर आप अपने पंजों के बल बैठे, ये वज्रासन नहीं है, ये गलत मेथड है। अगर आप चाहें तो नीचे किसी कुशन का या तकिए का सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और जो गद्दी बनेगी उसके ऊपर आपको बैठ जाना। ठीक है, ये है वज्रासन। आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। चाहे तो डेली रात में डिनर करने के बाद आप 15 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैंने वज्रासन पीछे से आपको दिखा दिया है। आप प्लीज वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंह आसन। सिंह मतलब शेर। तो ये देखा गया कि शेर इतना सशक्त स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, इतना दौड़ लेता है, भाग लेता है, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो अपने इतना हैवी नॉनवेज भी वो खाता है, परंतु उसका जो पूरा थ्रोट रीजन है वो क्लीन रहता है। ऐसा कैसे? उसकी जो दहाड़ है, जो आवाज निकालता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। ठीक, सिंहासन के लिए आपको टंग को बाहर निकालना है। जिन लोगों को सर्वाइकल और नेक पेन की प्रॉब्लम है वो सामने देख के ही करेंगे, बाकी लोग वैसे करें जैसे हम कर रहे हैं। ठुड्डी नीचे लगानी है, टंग को पूरा बाहर निकालना है। दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे जहां आपका आज्ञा चक्र होता है, दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे देखना है, टंग को बाहर निकालना है और मुंह से श्वास लेना छोड़ना है 5 बार। 5 to 10 टाइम्स। धीरे धीरे बढ़ाकर आप 8 to 10 टाइम्स ले जा सकते हैं। अगर महिलाओं में या पुरुषों में आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये आपके थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही उच्च आसन है। साथ में आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और वज्रासन में बैठते ही
आपका पूरा जो पाचन तंत्र है वो एक्टिवेट होकर के ठीक होने लगता है। करिए सिंहासन हमारे साथ। वज्रासन में जो लोग आलती पालती मार के बैठे उनके हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं आलती पालती मार के सुखासन में, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। अन्य लोग जो वज्रासन में बैठे हैं, हाथों को अपने थाइस के ऊपर इस प्रकार रेस्ट करा दीजिए और धीरे से टंग को बाहर निकालना है, मुंह से श्वास लेना छोड़ना है। चिन डाउन। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वैसा व्यक्ति सामने ही देख करके करेगा सिंहासन, और दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर देखना। 5 टाइम्स धीरे से रिलैक्स करें। सिंहासन। सिंहासन के बाद कल हम लोगों ने बहुत ही उच्च आसन सीखा था जो कि है शंखनाद। शंखनाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शंखनाद वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एक्सरसाइजेस है जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सशक्त करता है, साथ ही में आपके लंग्स जो ऑर्गन्स हैं आपके उनको स्ट्रांग बनाता है। ठीक, शंखनाद करने के लिए अंगूठे बंद करके दोनों मुट्ठी बना लीजिए। जिस तरह शंखनाद मतलब शंख, जो कॉर्न शेल होता है, जो शंख हम लोग बजाते हैं उसको हम लोग कहते हैं शंखनाद। तो अगर आपके घर में शंख है तो आप डायरेक्टली शंख भी बजा सकते हैं, और अगर शंख नहीं है तो आप एक पैकेट बलून का ला सकते हैं और डेली एक बलून को फुला सकते हैं, उससे भी आपके लंग्स पे इक्वल प्रेशर जनरेट होता है। इसमें जब हम बाहर की तरफ फूंकते हैं, ब्लो करते हैं, तो हमारा लंग्स हमारे हाथों के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है, और बाहर से हम जो फूंक रहे हैं हमारी श्वास हमारे लंग्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट। तो दोनों तरह से जब प्रेशर जनरेट होता है तो आपके लंग्स में टेंशन डेवलप होता है, जिससे वो और स्ट्रांग होते हैं। तो मुट्ठी बांधने के लिए अंगूठे अंदर, हाथ एक दूसरे के ऊपर रखना है। पहले पूरे छाती और लंग में श्वास भर लीजिए। अब धीरे धीरे हमें मुंह से ब्लो करके हाथों में शंख जैसे बजाते हैं ऐसे ब्लो करना है। अपने क्षमता अनुसार करिए और फिर धीरे से रिलैक्स। एक बार फिर से करिए शंखनाद। हाथों को ऐसे रखिए, ध्यान रखिए अंगूठे अंदर रहेंगे, मुट्ठी एक दूसरे के ऊपर। हम लोगों ने एक शंख बना लिया। पूरे शरीर में पहले श्वास भर लीजिए, एक्सीलेंट फॉर योर लंग्स, और धीरे से ब्लो करना है। इसमें बाहर नहीं ब्लो करना है, इसी में ब्लो करना है, जिससे कि एक टेंशन और प्रेशर डेवलप। और धीरे से फिर रिलैक्स करें। शंखनाद। शंखनाद के बाद अब हम अपने आखिरी चरण की ओर चल रहे हैं, जहां हम कुछ लेटने की एक्सरसाइज करेंगे, एक प्राणायाम सीखेंगे। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले आइए हम लोग करते हैं अपनी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, जो कि है मकर आसन। अगेन, जिन लोगों को सर्वाइकल या नेक पेन की प्रॉब्लम रहती है, मकर आसन भी हमने इसीलिए ऐड किया है कि वो आपके पूरे नेक रीजन को रिलैक्स करता है। जो मसल्स में टेंशन रहती है, जो एक हमेशा अकड़न सी रहती है, जकड़न रहती है आपके नेक रीजन में, शोल्डर रीजन में, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक, मकर आसन का पहले देख लीजिए लैटरल व्यू। पेट के बल लेट जाना है, स्टमक पे। पैरों को देखिए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, और 1 से 1.5 फीट का गैप रखने के पश्चात अपने पैरों को इस प्रकार बाहर की ओर गिरा देना है। दोनों कोहनियां आपस में जुड़ी रहेंगी चिन के लेवल पे, और एक आसन बनाना है, उस पे अपने चिन को रेस्ट करना है, और सामने एक पॉइंट का चुनाव कर लीजिए और उसी पॉइंट को देखते रहिए। 5 बार श्वास प्रश्वास हो जाने के बाद धीरे से अपने आप को खोल लीजिएगा, बट 5 बार डीप ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास, गहरी श्वास प्रश्वास। अब हम आपको फ्रंटल व्यू करके दिखाते हैं। मकर अर्थात क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल से लिया गया है, ये हमारे एनिमल योगा का भी पार्ट होता है। क्रोकोडाइल से लिया गया है मकर आसन। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पैरों के पंजे इस प्रकार आप बाहर की ओर उसको छोड़ देंगे। दोनों कोहनियां आपस में इस प्रकार जुड़ी रहेंगी, लेकिन आपके चेहरे से आगे नहीं होंगी, गैप नहीं होगा। जहां आपका चिन्ह है बिल्कुल उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में दोनों कोहनियां आपस में जुड़ी रहेंगी।
इसको यहाँ साइड में रखना है, सामने एक पॉइंट को डिसाइड कर लीजिए और 5 बार गहरी श्वास प्रश्वास तक सिर्फ उस पॉइंट को देखते रहिए और अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। चाहे तो आंख बंद करके आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पांच बार हो जाने के बाद धीरे से लेफ्ट साइड से आप लोग चाहे तो लेटे रह सकते हैं, कि अगली एक्सरसाइज में मैंने लेटने की है, मेरुदंड विशेष। ठीक, मेरुदंड विशेष के लिए पीठ के बल लेट जाइए। मकर आसन हो जाने के बाद धीरे से पीठ के बल लेट जाइए। पैर आपके जो है दोनों वो एक दूसरे के ऊपर रखना है। हाथ जो है वो आपके शरीर के साइड में रखे रहेंगे। अब हमें कमर से निचले भाग को ट्विस्ट करना है। 1 फिर 2, उठना नहीं है, सिर्फ कमर से रोटेट करना है। 1 2। अगर आपको लोअर बैक एक रहता है, रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम है, अपर बैक एक रहता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कंटिन्यूअस फ्लो में करना है। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए करने से पहले। अगर आपका ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, आपको देखना है राइट साइड में, नेक आपका राइट साइड में देखेगा। जब आपके पैर लेफ्ट साइड में राइट साइड में ट्विस्ट होंगे, नेक आपका राइट साइड में। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्लीज करिए। करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए, पैरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रखना है और सिर्फ बेस से ट्विस्ट करना है। 1 2 3। और ट्विस्ट करते टाइम पे ये ध्यान रखिएगा, आप जिस साइड ट्विस्ट कर रहे हैं उसके विपरीत साइड देखना है। लेट करके जब हम कर रहे हैं, इस साइड जब कर रहे हैं तो इस साइड देखेंगे, इस साइड जब कर रहे हैं तो इस साइड देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए। ये मेरुदंड सरल है। एक्सरसाइज के नाम में ही मेरुदंड है, तो आपके स्पाइनल और बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। इसका सेकंड पोस्चर के लिए पैरों को अंदर कर लीजिए, जितना आप फोल्ड कर सकते हैं। हाथों से अपने पैरों के एड़ियों को पकड़ना है और ऑल्टरनेटिवली नीचे टच कराना है। 1 2। और टच करते टाइम पे भी हम ऑपोजिट साइड में देखेंगे। राइट लेग आपका लेफ्ट साइड में टच कर रहा है, हम इस साइड देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अपनी क्षमता के अनुसार करिए, स्लोली स्टेडीली। कोई फोर्स नहीं देना है, कोई एक्सर्जन नहीं देना है। अगर आप इतने सारे आसन में से कोई एक आसन नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलत करेंगे या फोर्सफुल जबरदस्ती अनावश्यक बल और खिंचाव देके करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो हमने सीखा मेरुदंड सरल। पहले ट्विस्टिंग दोनों पैर को ऊपर रख के फर्स्ट पोस्चर, और देखना हमें ऑपोजिट साइड में है। सेकंड पोस्चर पैर अंदर करके ऑल्टरनेटिवली नीचे टच करना। ठीक है, आशा करते हैं अब आपने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण मतलब आपकी जीवन ऊर्जा, जो आपके शरीर में प्राण वायु है, जीवन ऊर्जा, जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नियमन, उसका नियंत्रण, उसका एक्सपेंशन, वही आपका प्राणायाम है। ठीक, इस समय क्योंकि जो नोवेल कोविड-19 है, पूरी एक रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी सिस्टम को अटैक करती है, इसलिए हमें अपने प्राण वायु, अपने जो सोर्स ऑफ लाइफ है, उसको जीवित रखना, उसको सशक्त रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने बताया था कि हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक मॉडिफाइड वर्जन है अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं,
परंतु एक बात को समझिए, ओवर द लास्ट 60 इयर्स का रिसर्च, हमारा जो योग आश्रम है वो पिछले 60 वर्षों से चल रहा है। 1960 से हम लोग यहाँ लखनऊ में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये मेथड जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का, ये हम लोगों ने खुद डेवलप किया है। ये अनुलोम विलोम का एक मॉडिफाइड वर्जन। जब तक आपकी नाड़ियां शुद्ध ही नहीं होंगी तब तक अनुलोम विलोम करने से क्या फायदा है। इसे डायरेक्टली जम करके अनुलोम विलोम मत करिए। पहले अपने नाक से लेकर के पूरे भाग तक जहां तक नस नाड़ियां जाती हैं उनको शुद्ध करिए, फिर आप अनुलोम विलोम सेकंड स्टेप में करिए। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाइए। जिन लोगों को वज्रासन में बैठने में दिक्कत है वो लोग नॉर्मल आलती पालती मार करके सुखासन या एक पैर उठा के अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं। अगर आप आलती पालती मार करके बैठे तो आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए सिर्फ पहली उंगली और अंगूठे की टिप को ज्वाइन करेंगे। कोई बंध नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स कुछ नहीं देना है, जस्ट द टिप्स विल जॉइन ईच अदर। जो लोग वज्रासन में बैठे हैं, आप वज्रासन में बैठने के बाद हाथों को ऐसे रखिए थाइस के ऊपर। नाड़ी शोधन प्राणायाम में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सामने देख करके 3 बार श्वास लीजिए, छोड़िए। तीन बार हो जाने के पश्चात राइट हैंड के अंगूठे से राइट नासिका बंद करिए। लेफ्ट से 3 बार श्वास लीजिए, छोड़। 3 बार हो जाने के बाद बीच की दोनों उंगलियों से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अब हम राइट से 3 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार हो जाने के बाद चौथा स्टेप हमारा अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अनुलोम विलोम हमेशा हम लोग अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। जल्दी जल्दी। छह बार। ये है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज रोकिए नहीं, कंटिन्यू करिए। हम विधि को रिपीट करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के 4 स्टेप्स होते हैं। एक मॉडिफाइड अनुलोम विलोम का प्राणायाम है जो ओवर द लास्ट 60 इयर्स की रिसर्च से हमारे योग आश्रम ने खुद इसको डिवाइस किया है। प्रथम स्टेप नाड़ी शोधन प्राणायाम का, सामने देख करके आपको 3 बार श्वास लेना छोड़ना है। सेकेंड स्टेप, राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नाक बंद करनी है। लेफ्ट से 3 बार श्वास लेना छोड़ना है। थर्ड स्टेप, राइट हाथ की बीच की उंगली मध्य अनामिका रिंग फिंगर और सेंट्रल फिंगर से राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। अब राइट से 3 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार हो जाने के बाद अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। और अब हमारा चौथा स्टेप अनुलोम विलोम, वो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, राइट से निकाल देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकाल। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 बार श्वास प्रश्वास सामने ले रहे हैं, 3 बार लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, 3 बार राइट साइड से ले रहे हैं, तो आपका अनुलोम विलोम कितनी बार होगा? 6 बार, 6 टाइम्स, जिससे कि 3 बार लेफ्ट और 3 बार राइट बैलेंस हो जाए। तो ऐसे ही अगर आप अभ्यास के साथ प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप 5 बार सामने लेते हैं, 5 बार लेफ्ट से लेते हैं, 5 बार राइट से लेते हैं, तो आपका अनुलोम विलोम 10 बार हो जाएगा, डबल, जिससे कि दोनों नॉस्ट्रिल्स को उसका भाग इक्वली मिल जाए। आशा करते हैं आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लिया है। अब हम करेंगे अपना लास्ट आसन, जो कि सबको बहुत ही प्रिय आसन है, परंतु कोई भी योगा सेशन हम उसके बिना एंड नहीं कर सकते। देखने में बहुत ही सरल, बहुत ही सूक्ष्म आसन, पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उच्चतम आसन। आप पूरा 1-1.5 घंटे योगाभ्यास कर लीजिए, जिम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, परंतु एंड में अगर आप शवासन नहीं करते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलता। शवासन के लिए कहा जाता है कि जो भी ऊर्जा आपने प्राप्त करी है, जो भी ऑक्सीजन आपने अपने बॉडी में बाहर से प्राप्त किया है, अब समय है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। जो चीज जहां है उसको वहां जाकर के रेस्ट करना, पूरे बॉडी को रिलैक्स करके वापस नॉर्मैलिटी में लाने के लिए, वापस नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए हम लोग करते हैं शवासन। सिर्फ सोना, दिन भर लेटना शवासन नहीं होता है, ऊर्जा को बढ़ाना ही शवासन होता है। और कहा जाता है कि अगर आप योग के एंड में शवासन नहीं करते हैं तो आपने जो भी 1-1.5 घंटे योगाभ्यास किया है या कोई भी फिटनेस वर्कआउट किया है वो व्यर्थ हो जाता है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग लेंगे कुछ प्रश्न उत्तर।
तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसको अपने सोच करके रख लीजिए। तब तक आइए करते हैं हम लोग शवासन। शवासन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। पैरों में इस प्रकार 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। शव अर्थात एक डेड बॉडी, एक मृत व्यक्ति का शरीर। तो जिस तरह से एक आप मृत व्यक्ति के शरीर पे देखते हैं, परम शांति उसके जो मस्तिष्क रहता है उसे परम शांति रहती है, कोई किसी प्रकार का टेंशन दुख नहीं रहता है। तो पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। दोनों पैरों को दोनों तरफ गिरा दीजिए। सर नीचे लगा रहेगा। हाथों की हथेलियां देखिए आकाश की ओर खुली रहेंगी। अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। 10 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास और गहरी श्वास प्रश्वास। अपने संपूर्ण शरीर के हर एक भाग के ऊपर फोकस करिए। अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी एड़ियों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी जंघाओं को ढीला छोड़ दीजिए। आपके उदर भाग को ढीला छोड़ दीजिए। संपूर्ण छाती को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ दीजिए। अपने सर और मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से दोनों आंखें बंद कर लीजिए और पूर्ण ध्यान आपके शरीर में चल रही श्वास प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करिए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर केंद्रित करिए। टेन राउंड डीप ब्रीदिंग होने के पश्चात धीरे से लेफ्ट साइड से उठ जाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घिसिए इस प्रकार और दोनों नेत्रों की सिकाई करें। 3 बार दोनों हाथों को आपस में घिस करके अपने पाम में हल्की सी हीट जनरेट करिए और दोनों नेत्रों की सिकाई करिए। 3 बार दोनों नेत्रों की सिकाई धीरे धीरे करिए। और उसके बाद आपने अपने पास में जो जल रखा होगा, अगर गुनगुना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मध्य स्तर का जल धीरे से पी लीजिए। योग के स्टार्टिंग में और योग के एंड में हम लोग जल इसलिए ग्रहण करते हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले जो लोग थे, कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। जो 4 मेन स्तोत्र हैं आपके बॉडी से डिटॉक्स करने के, वो सब जल से ही, जल के द्वारा ही आपके बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसलिए अब अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो या कोई सजेशन हो या आज के सेशन में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। रवीश जी, कोई क्वेश्चंस है? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग क्योंकि कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं तो हम लोग की आंखें बहुत ड्राई हो जाती हैं, ड्राई आईज जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ उपचार बताइए। उसके लिए हम लोग कल एक एक्सरसाइज ऐड कर लेंगे, ठीक, अपने मॉड्यूल में नेत्रों के लिए, ठीक। और उसके अलावा अगर आपकी आंखें सिर्फ ड्राई रहती हैं, जी, मतलब अगर आपको आंखों में जलन की प्रॉब्लम नहीं है, पानी नहीं आता है, रेडनेस नहीं होती है, सिर्फ ड्राई रहती है, तो थोड़ा सा घी बनवा लीजिए घर का। अच्छा, घर में जो दूध से मलाई निकलती है उससे थोड़ा सा घी शुद्ध बनवा लीजिए घर पे,
और जिस तरह हम लोग काजल लगाते हैं जी उस तरह रात में सोते टाइम पे दोनों आंखों में नीचे हल्का सा घी जैसे काजल लगाते लगा करके सो जाइए, तो उससे आपकी आंखों में जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए। अच्छा। और वैसे साथ ही गुरुजी मॉर्निंग जब आप ब्रश करते हैं तो जी ब्रश करने के बाद मुंह में ढेर सारा पानी भर लीजिए और मुंह को फुला लीजिए इस प्रकार, और दोनों आंखों में छींटे डालनी 6-6 बार। जी ठीक है, तो दोनों आंखों में आप 6-6 बार छींटे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में और शाम में। और रात में सोते टाइम आप घी को काजल की तरह लगा करके सोइए। ओके। और हालांकि एक्सरसाइज है वो हम लोग कल करेंगे। हालांकि आज गुरुजी एक्सरसाइज करके ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे मेरे अंदर कोई ऊर्जा भर गई है। जो श्वास की आज जो क्रियाएं की हैं उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो गई है बॉडी के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया देखिए, सर। अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास रेगुलरली करता रहेगा तो उसका एक दिन अगर गैप हो जाएगा तब उसको बुरा लगता है कि आज मुझे थकान लग रही है, सुस्ती लग रही है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है वो 6 घंटे 7 घंटे की नींद के साथ भी पूरे दिन भर ऊर्जावान रहता है। वरना जनरली हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है, हम लोग मॉर्निंग में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, दोपहर तक आते आते लंच तक आते आते हमारे अंदर तामसिक गुण उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब हमारे अंदर सुस्ती, लथार्जी, लेजीनेस आने लगता है। और शाम तक जब तक आप ऑफिस से वापस आते तब तक आप बिल्कुल थका चुके होते, फिर आपको लगता है बस अब किसी तरह खाना खाएं और सो जाएं। परंतु अगर आप थोड़ा बहुत योगाभ्यास करते रहेंगे तो आपका पूरा दिन सुबह उठने से लेकर के रात में सोते टाइम तक आप ऊर्जावान बने रहेंगे। ऑफ कोर्स एंड में आकर के आपको थोड़ी थकान लगेगी, आपका शरीर बोलेगा कि अब रेस्ट करने का समय, सो जाइए, पर वो सुस्ती, लेजीनेस, आलस इस तरह का नहीं होगा, वो एक बॉडी की आवश्यकता होगी। गुरुजी के अग्रवाल जी का एक सजेशन है कि अगर योगा करते समय हम स्क्रीन पे एक्सरसाइज का नाम बता दें तो और बेहतर होगा। सर गुरुजी ने इससे पहले हमें एक पूरा वो दिया, कैटलॉग दिया था कि आज हम कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि मैं तो आप कोशिश मुझसे करूंगा बात प्लीज शेयर कर लीजिए, जी एक्सरसाइज का मैंने नाम शेयर हम करा बोलते था। मैं आप कैसे हैं? फिर से मैं एक काम करूंगा, कल से गुरुजी का जो उन्होंने बना के दिया है शेड्यूल वो शेयर कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ गुरुजी, इसमें 27 समय लोग हमारे पास उपस्थित हैं, हम एक एक करके सबके अनम्यूट करके एक बार पूछ लेते हैं, उनको कुछ पूछना है कि नहीं। जी। अक्षय, कैन यू हियर मी? Yes, just a second. Yes, I can hear you. अक्षय, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, I was saying कि पर्वत आसन करते समय जो है, जब उसके पहले 2-3 और करे थे, उसके बाद पर्वत आसन तक पहुंचते पहुंचते पीठ में बहुत दर्द होने लग गया था। पर्वत आसन में हाँ, मतलब उसके पहले 2-3 और आसन थे, उसके बाद पर्वत आसन तक सबसे ज्यादा दर्द होने लग गया पीठ में मेरी। तो उसका क्या देखिए, कारण? अगर आपको पीठ में दर्द रहता है, लोअर बैक एक है आपको? नहीं, जनरली तो नहीं रहता है। नहीं नहीं, ये दर्द कहाँ हो आसन रहा में था ज्यादा आपको? देर बैठने से हो जाता है। नहीं कोई गुरुजी, बात इनकी नहीं, आयु बस 30 आपके साल पीठ है। में दर्द कहाँ हो रहा था आपको? पूरी पीठ में, नीचे से ऊपर तक। कपालभाति कितनी बार करी आपने? 25-30 बार करी होगी कम से कम। नहीं, तो कपालभाति अभी कुछ दिन मत करिए, अच्छा। है ना, क्योंकि कपालभाति से जो जर्क पेट में पड़ता है उससे भी आपके मिडिल बैक और लोअर बैक एक में दर्द होने लगता है। ठीक है, और जी पर्वत आसन में भी आप ऊपर स्ट्रेच मत करिए, जितना आपकी बॉडी अलाउ करिए बस उतना ही करिए। जी। कोई और क्वेश्चन अक्षय? ठीक है, ठीक है। योग नहीं बस मेडिसिन की ठीक है। तरह है। हम्म, कैसा है कि एक दवाई किसी को सूट करती है तो उसके लिए अमृत है, दूसरे व्यक्ति को नहीं सूट करती तो उसके लिए विष है। कि आपने दवाई खाई, उससे आपको एसिडिटी, उलझन, वॉमिटिंग ये सब स्टार्ट हो गया, तो दवाई नहीं है ना, क्योंकि आपको सॉल्व नहीं कर रही। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपको करना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप अपने अनावश्यक बल खिंचाव मत दीजिए, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही करिए। तो पर्वत आसन का हम जो पोस्चर लगाते हैं वो पद्मासन में बिल्कुल एक्यूरेट पोस्चर लगाते हैं जो हमारा गोल है। परंतु जो लोग कर रहे हैं हमारे साथ में, आप अपने इंडिविजुअल क्षमता के अनुसार ही करिए। तो आप पर्वत आसन चाहे तो कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, पर्वत आसन और कपालभाति बिल्कुल मत करिए। रवीश, हेलो जी, पर्वत आसन और कपालभाति बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे श्वास की और एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उसका अभ्यास करिए। और पर्वत आसन जब धीरे से बाद में स्टार्ट करेंगे तो उतना ही करिए जितना आपका बॉडी अलाउ करिए, उससे ज्यादा मत करिए। हमें पीठ में दर्द बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। आप बाकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो हम लोग करें। गुरुजी, अब अमित अमित सिंघल जी
को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अमित सिंघल जी पहले एज बता के अपना प्रश्न पूछिएगा। हेलो जी अमित सिंघल जी एज बता के अपना प्रश्न। हाँ, मेरा एज 40 इयर्स की है और मैंने बहुत दिनों बाद आज योगा किया। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा। बस यही अनुभव बताना है कि आज मैंने सारी चीज़ें जो है बहुत प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से गुरुजी ने बताई, उस तरीके से मैं प्रॉपर वे में कर पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक खुश रहिए। थैंक यू। अमित आईफोन, मुझे पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा है किसका है। अमित आईफोन में आपको unmute कर रहा हूं। अमित सिंघानिया बोल रहा अच्छा अमित सिंघानिया, ओके अमित सर। हूँ। गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए, बताइए। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मैं पद्मासन कर रहा हूँ बहुत साल से, 10-15 साल से करता हूँ, मेरे फादर भी करते हैं। मेरी एज 45 है। जी जैसे पद्मासन में क्या थोड़ी सांस रोकने में कोई नुकसान है उस योगा में, या नॉर्मल में जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करके और खत्म कर देना? जैसे मैं क्या सांस, पद्मासन में, हाँ जी, एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिएगा। पद्मासन के बाद क्या पूछा आपने? पद्मासन जब मैं करता हूँ तो जी उसमें सांस नॉर्मली तुरंत छोड़ दी जाती है। लेफ्ट से लिया राइट में छोड़ दिया, राइट से लिया लेफ्ट में छोड़ दिया। जी क्या अगर सांस को थोड़ी देर तक होल्ड कर लेते हैं तो कोई नुकसान है उस योगा में? वो आप पद्मासन नहीं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। जी जी, प्राणायाम की, सॉरी। हाँ जी, हाँ, पद्मासन तो बैठने की स्थिति होती है। अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं। रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, उसको हम कुंभक बोलते हैं। ठीक। कल परसों हम एक प्राणायाम सीखेंगे जिसमें हम रोक करके करते हैं प्राणायाम। उसको गुरुजी नाड़ी जैसे, शोधन प्राणायाम में वैसे रोकने का विधान नहीं है। ओके, आप रोकना नॉर्मल चाहे में, तो रोक सकते हैं। आपको नॉर्मल ब्लड में प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। हाँ, तो रोकना चाहे तो रोक सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, कोई समस्या नहीं है, बट विधान नहीं है उसमें, कुंभक का विधान नहीं है। वैसे 1 से 1.5 मिनट तक सांस रोक के जैसे रखने से कोई उसका नुकसान या फायदा है नॉर्मल में? नहीं, इतने लंबे समय तक नहीं रोकने की आवश्यकता है। अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका रेशियो होता है। कल जब हम करेंगे तो हम आपको रेशियो बताएंगे कि श्वास लेने का, रोकने का और छोड़ने का क्या रेशियो होता है। ओके, तो वो रेशियो के हिसाब से आप रोकिएगा फिर। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। केके अग्रवाल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। केके अग्रवाल जी आपका कोई क्वेश्चन एज के साथ? नहीं, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत टाइम से योग नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब इससे हमें एक नई एनर्जी मिली है और मैं इसको पुनः प्रारंभ करूंगा और नियमित करना चाहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई आशीष सिंघानिया सर को मैं इस समय अनम्यूट कर रहा हूँ। आशीष अस्थाना सर को, सॉरी, अस्थाना सर, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए आशीष। हाँ नमस्कार गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 48 है, जी तो शुगर पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल? हाँ, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो शुगर पेशेंट्स के लिए होती है, क्योंकि अभी हम लोग कॉमन में सबके लिए करा रहे हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग विभिन्न रोगों के हिसाब से नहीं करा रहे हैं। चाहेंगे तो कल हम आपको एक एक्सरसाइज सिखा देंगे डायबिटीज की। बाकी जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है आप अपनी समस्याओं के हिसाब से सीख सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। सर अब मैं अतुल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अतुल जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। एक छोटा सा सवाल है हमारा। जी गुरुजी हमारी एज 61 है जी कपाल भाती जो 4 मेन आपके प्राणायाम है, कपाल भाती, अवलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये किन किन प्राणवायु पे वर्क करते हैं और क्या इन चारों को करने के बाद भी कोई ऐसी प्राणवायु रह जाती है जिसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता है? पहले एक चीज को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। ये बाकी लोग भी जो है सभी के लिए उत्तर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा होगा, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। कपालभाति षटकर्म में आता है। षटकर्म मतलब डिटॉक्स थेरेपी। तो अगर आप हठयोग प्रदीपिका को उठाते हैं, जो एक योग सूत्र है और एक हठयोग प्रदीपिका, ये सब एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट है योगा की। तो हठयोग प्रदीपिका से अगर आप देखते हैं तो हठयोग प्रदीपिका में कपालभाति षटकर्मों में आती है।
वो आपके कपाल के भाग को स्वच्छ करती है। तो जिस तरह कुंजल होता है, धौती होती है, ये वाटर डिटॉक्स थेरेपीज होती है, इससे हमने पेट को, हाथों को क्लीन करते हैं, उसी तरह कपालभाति आपके फोरहेड के लिए होती है। तो कपालभाति आपके प्राणायाम नहीं है। बाकी अनुलोम विलोम को हमने नाड़ी शोधन बोल दिया, तो आप उसको नाड़ी शोधन के रूप में अपनाइए, सिर्फ डायरेक्टली अनुलोम विलोम डायरेक्टली मत करिए। दूसरा आपने कहा भस्त्रिका, और तीसरा कौन सा कहा आपने? भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी। भ्रामरी सर, भ्रामरी। भ्रामरी भी कर सकते हैं। भ्रामरी मेडिटेशन के ऊपर वर्क करती है, उसका जो ज्यादा फोकस है वो आपको ध्यान, मेंटल हेल्थ की तरफ ले जाता है। और क्योंकि आपने प्राण वायु की बात करी, तो बहुत तरह के, लगभग कहा जाता है 84 तरह की गैसेस आपके शरीर में, 84 तरह के वात आपके शरीर में घूमते रहते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दो मुख्य हैं, अधिक क्वांटिटी में रहते हैं, बट बाकी जो भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सब भी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहते हैं। 84 में से 5 पंच प्राण होते हैं, 5 मेन, जो जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो 5 तरह की वायु होती है जो हर शरीर से हर एक भाग में ट्रैवल करती है। हाँ, उसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों प्राण वायु जो है सबका एक कार्य होता है। सबसे सिंपली समझा जाए तो एक वायु का काम होता है श्वास को ऊपर से नीचे लेकर के जाना, दूसरे का काम होता है श्वास को नीचे से ऊपर लेकर के आना, एक आपके पेट के भाग में स्थित होती है जो पाचन में हेल्प करती है, एक जहां आपकी ऊपर से आ रही श्वास और नीचे वाली श्वास का मिलाप होता है वहां पे प्रेजेंट होती है, और जो पांचवा प्राण वायु होता है वो संपूर्ण शरीर की यात्रा करती रहती है। तो बेसिकली वायु का जो मुख्य कार्य है बॉडी में, वो डायरेक्शन देना है। वो बॉडी में डायरेक्शन देता है कि खाना आपने यहाँ खाया, खाना यहाँ गया, बट इसका जो पोषण है, जो एनर्जी है, वो आपके ब्रेन तक भी पहुंचेगी, अंगूठे तक भी पहुंचेगी, पैरों तक। तो कैसे पहुंचती है? वो आपके प्राण वायु के संचालन के हिसाब से चलती है। जब भी आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसमें पांचों तरह की वायु ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो जाती है, क्योंकि आप श्वास लेते हैं, श्वास रोकते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तो तीनों में जब आप तीनों स्टेप्स कर रहे हैं प्राणायाम के, तो आपके जो पंच प्राण हैं वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ये वाले इन्वॉल्व है और ये वाले एक्सक्लूडेड है, क्योंकि प्राण वायु एक ही है जो आपके शरीर में चल रही है, उसके सिर्फ कार्य बदल रहे हैं। तो आपके पांचों वायु हर प्राणायाम में इंक्लूडेड है। गुरुजी हमें एक इम्प्रेशन था, जैसे मान लीजिए कि भस्त्रिका में लोअर पोर्शन पे प्राणवायु का ज्यादा असर होता है, क्या ये सही है या गलत है? जी, जिस बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं उस पे, बट उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए हमारे पेट में अगर पेट में जो वायु है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं भस्त्रिका में या कपालभाति में, दोनों में किसी में भी, तो हमारे जो ऊपर से प्राण अपान आ रहे हैं उनका कोई कार्य नहीं। प्राण ऊपर से आता है, अपान नीचे से आता है, वो दोनों भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन्वॉल्व पांचों रहते हैं। हो सकता है एक थोड़ा अधिक इन्वॉल्व हो, एक थोड़ा कम इन्वॉल्व हो, एक के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो, दूसरे के ऊपर कम हो, बट इन्वॉल्व पांचों प्राणवायु इन्वॉल्व। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा पता लग गया, धन्यवाद। अतुल जी कोई और क्वेश्चन आपका? सर नहीं, बस इतना ही, थैंक यू सर। मैं अगला आलोक खरे जी को ले रहा हूँ। आलोक सर, अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। आलोक सर से अनम्यूट नहीं हो पा रहा। अगला मैं डीके अग्रवाल सर का क्वेश्चन लेता हूँ। हेलो, हाँ आलोक जी आ गए सर। आलोक जी, आलोक सर बोलिए। कुछ समस्या हो रही है आलोक खरे जी का। सर मैं डीके अग्रवाल जी का क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी प्रणाम। हाँ आयुष्मान भाव, बताइए। ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ मैं इस प्रोग्राम के उससे जो है, जो योगा की जो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग नियमित रूप से गलत कर लेते थे खुद, जो है वो सब जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे बड़ी एक ऊर्जा मिल रही है कि बराबर उसको करें। धन्यवाद। नाड़ी शोधन प्राणायाम समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल आया। कल आप ही का प्रश्न था ना उसके ऊपर। इसमें श्वास लेने और छोड़ने का कोई अगर बेसिक रूल हो तो वो जरा सा बताने का कोशिश करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम में नहीं है, कल जो प्राणायाम करेंगे उसमें होगा, वो दिखाएंगे आप। मैं 60 साल का हूँ और मैं एस्थमेटिक पेशेंट भी हूँ थोड़ा सा जी। तो उसमें मतलब अगर कुछ ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करने की कोई खास ध्यान रखना हो तो ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए, जो हम लोगों ने गहरी श्वास प्रश्वास करी थी 10 बार आंख बंद करके,
वो बढ़ाएगा। आपके लिए शंखनाद भी बहुत अच्छा है, जो हम लोग शंखनाद करते हैं या शंख, उससे भी बहुत हेल्प करता है अस्थमा में। अस्थमा काफी हद तक ठीक हो सकता है। आपके सीजनल अस्थमा में जो आपको प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो सकती है। और बहुत सारे केसेस में इनहेलर वगैरह का यूजेज बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर बच्चे होते हैं, और अगर थोड़ी एज होगी तो उसका यूजेज कम हो जाता है, आपको आवश्यकता कम पड़ेगी। और बाकी कल जो प्राणायाम करेंगे उसमें वायु लेने छोड़ने रोकने की एक मेथड होता है, वो हम आपको कल सिखाएंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं प्रदीप कुमार पुरवाल जी का लेना चाहता हूँ। प्रदीप जी, कोई क्वेश्चन आपका? प्रदीप जी अनम्यूट कर दीजिए, मैं आपको ऑप्शन अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ समस्या आ रही है प्रदीप कुमार जी के में। अगला क्वेश्चन मैं मनीष श्रीवास्तव जी का लेता हूँ। मनीष सर जी, मनीष सर आप सुन रहे हैं हम लोग को? नहीं, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं। शरद श्रीवास्तव जी का मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। जी शरद सर कहाँ विदेश चले गए आप तो योगा करने? प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मैं डायबिटिक हूँ जी, और थायराइड भी है लगभग 15 सालों से। तो कभी कभार कुछ योगा, कुछ किसी ने बता दिया, कभी किसी ने बता दिया, वो करता रहता हूँ। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ स्पेसिफिक योगा इसके लिए अलग से हमें प्रेस्क्राइब है क्या, डायबिटीज और थायराइड? एज बता दीजिए अपनी। आप शायद कल नहीं जुड़े थे, तो आज सर, आप जुड़े हैं। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था जब हम अपने योगाश्रम के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हमारा जो स्पेशलाइजेशन और ट्रीटमेंट में ही है, हम लोग मेनली ट्रीटमेंट के लिए योगा कराते हैं। लगभग 50 से अधिक बीमारियां जिनका हम लोग इलाज करते हैं योगा के माध्यम से, विदाउट मेडिकेशन। तो आप चाहें तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है, आप आकर के विधिवत अपनी बीमारियों के साथ से सीख सकते हैं। पर उसके अलावा आज जो हमने किया है उसमें जो हम लोगों ने नेक रोटेशन किया है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और हमने सिंहासन जो किया है, वज्रासन में बैठ के शेर के समान मुंह से श्वास लेना छोड़ना, ये दोनों आपके थायराइड के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। और शुगर के लिए क्योंकि एक और थे, तो हम देखेंगे कल आपको एक एक्सरसाइज और सिखा देंगे जो डायबिटीज के ऊपर वर्क करती है। देखिए, योगा की जो साइंस है, योगा की जो विधि है, वो पूरे बॉडी को एक रूप में दे। एलोपैथी में कैसे होता है, आपको आंखों की प्रॉब्लम होती है तो आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बोन्स की प्रॉब्लम होती है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक, तो विभाग बटे हुए हैं, बट योगाभ्यास संपूर्ण शरीर को एक मान के चलते हैं। सर से लेके पैर तक आप एक कॉस्मिक होल है। तो सिर्फ ग्रीवा करने से, सिर्फ सिंहासन करने से या सिर्फ डायबिटीज से एक्सरसाइज करने से आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जब आप बॉडी के हर एक पार्ट पे वर्क करते हैं तो हम बॉडी के फंक्शनिंग को, बॉडी के वर्किंग को ठीक कर देते हैं, तब फिर उसके ऊपर भी एक सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक, बट क्योंकि आपने पूछा तो हमने आपको 2 आसन थायराइड के लिए बता दिए, और डायबिटीज के लिए भी देखेंगे, कल हम लोग कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आप पूरा योगाभ्यास करेंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर का टाइम निकालेंगे, तो ये 2 आसन भी आपको ज्यादा लाभ देंगे, क्योंकि आप बॉडी के हर एक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई और प्रश्न सर? शरद जी? नहीं, थैंक यू। सर आर.के. गुप्ता जी हैं इस समय, उनसे प्रश्न लेते हैं। आर.के. गुप्ता सर, अपना प्रश्न पूछिए। मेरी उम्र 66 साल है जी, और मेरे पिछले 30 सालों से हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो कपालभाति करने के लिए मना किया गया मुझको। जी सर बीपी की एक प्रॉब्लम है गुरुजी, बीपी को किस तरह से नियंत्रण करें, क्या उसमें बेहतर हो सकता है, कौन सा? ये बीपी आपका नॉर्मल रहता है ज्यादातर जब आप नपवाते हैं? मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो आपको कपालभाति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको रोक दीजिए। उसके अलावा जो हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया है, 4 डायरेक्शन में श्वास प्रश्वास किया है, डीप ब्रीदिंग करी है, वो सब करिए। कपालभाति और भस्त्रिका बिल्कुल मत करिए जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं आता। गुप्ता सर कोई और प्रश्न आपको? जितनी योनियां हैं संसार में उतने ज्यादा योग आसन है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको कपालभाति भस्त्रिका करना अनिवार्य ही है। प्लीज समझिए, जो ये प्रसिद्धि योग की हुई है उसके साथ 4 मुख्य चीजें पॉपुलर हो गई हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार।
आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि हमारे योग आश्रम में इतने सारे लोग आते हैं जिनके जब हम प्रोग्राम्स इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं, बहुत सारे चार्ट्स में ऐसा होता है कि इन चारों में से कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है, फिर भी उस व्यक्ति को फायदा होता है। ठीक, तो जिस व्यक्ति के लिए जो उचित है, जिस समस्या के लिए जो उचित है, वो आपको एक योगी गुरु ही बता पाएगा कि किस व्यक्ति को किस उम्र में किस समस्या में क्या करना चाहिए। ये 1 to all फॉर्मूला हम लोग योगाभ्यास में नहीं अप्लाई कर सकते, उससे लोगों को क्षति पहुंचेगी। इसके लिए कौन सी विधि ठीक रहनी चाहिए? अभी मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। सर कोई और प्रश्न आपका? नहीं, ठीक है, थैंक यू। अमित सिंघल जी हैं लाइन पे सर, मैं उनसे प्रश्न लेता हूँ। अमित सर। हेलो जी। हेलो अमित जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मुझे बस ये कहना था कि जो रिकॉर्डिंग है ये काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सर हमने YouTube पे लाइव कर दिया है। अच्छा, YouTube सिकासा लखनऊ पे लाइव है, तो वहां पर आप उसको बार बार देख सकते हैं। अमित जी, वो रवीश जी का डिपार्टमेंट है, उनको बोलिए कि कल की वीडियो और परसों की वीडियो भी शेयर कर लें। सर वो इतनी बड़ी वीडियो है कि शेयर नहीं हो पा रही, भाई मैं ट्राई कर रहा था कल से। या तो अपलोड कर दीजिए YouTube पे, लोग वहां से ले हाँ लेंगे। वही करता हूँ सर, बिल्कुल करता हूँ। ठीक है बस। अमित सर कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं और कोई नहीं। सर राजीव शर्मा जी हमारे लाइन पे, इनका कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी राजीव सर। सर एक ही ये पूछना था कि आजकल जो एंजाइटी है लोगों में बहुत होती है, पर्टिकुलरली एज जो ओल्ड एज लोग हैं, तो उसके लिए क्या मतलब हाउ टू कॉम्बैट दैट? See, we were focusing on two things. जो हमारे योगा सेशंस थे, we were focusing on two things. एक इम्यूनिटी के ऊपर और दूसरा मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि यही दो प्रॉब्लम्स हैं जो अभी नोवेल कोविड-19 के दौरान लोग मैक्सिमम फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल और आज इम्यूनिटी के ऊपर वर्क किया है। अब कल और परसों अर्थात वेडनेसडे और थर्सडे हम मेंटल हेल्थ के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब के ऊपर वर्क करेंगे। और फ्राइडे को हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। तो अगर आप एंजाइटी के लिए सीखना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप तीनों सेशंस बिल्कुल अटेंड करिए। नहीं, तो जैसे मतलब खुद भी और आप वो 3 दिन जो सीखेंगे उसका अभ्यास घर पे कंटिन्यू करके प्रैक्टिस करें। राजीव सर, हम लोग ने ये जो प्रोग्राम करा है इसमें बेसिक फोकस गुरुजी को बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टेंशन में रहते हैं, बीपी रहता है, शुगर रहता है, ये हमारा गॉड गिफ्ट, ये हमारा गिफ्ट है प्रोफेशन का, तो इस पे फोकस रखें। गॉड गिफ्ट नहीं है रवीश जी, नहीं सॉरी, गिफ्ट है सर, प्रोफेशनल गिफ्ट है, प्रोफेशन का गिफ्ट है सर। जी जी आई करेक्ट माय सेल्फ। सर जिया रिजवी सर हमारे लाइन पे हैं। सर मैंने आपका ये सेशन पहली बार ही अटेंड किया, कल मैं नहीं कर पाया था जी, बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि मैं आगे भी रेगुलरली करूंगा। एक छोटा सा सजेशन है, आपने जो अपना फोन रखा या आईपैड जो भी कंप्यूटर रखा वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा था, तो आप जब मैं मोबाइल पे अपना देख रहा था तो यू आर नॉट फुल्ली विजिबल, आप जो एक्शन ले रहे थे तो उसको थोड़ा सा करीब करने की कोशिश। खड़े होने वाली एक्सरसाइजेस में या बैठने वाली हाँ। गुरुजी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, जब आप लेट रहे थे तो आपका चेहरा विजिबल नहीं था, ब्लैकआउट हो गया था। आज गुरुजी आप वीडियो देख लीजिएगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, कल आप देख एग्जैक्टली आप देख मेरे ख्याल से लाइटिंग प्रॉब्लम थी। ऐसे करिए कि तीनों एक्सरसाइजेस दिख पाए आपको, खड़े होने वाली, बैठने वाली और लेटने वाली। हाँ, लेटने वाली में दिक्कत था ज्यादा। मेरे ख्याल से अगर आपका कैमरा जो विंडो की तरफ अगर आप रखें तो इट वुड बी बेटर, उधर से लाइट ज्यादा आ रही थी और इधर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में कैमरा। जी ठीक है। और बैठने वाले में लगा। नहीं कोई बात नहीं, बैठने वाले में हम थोड़ा सा और करीब आ जाएंगे तो आपको फेस का सब कुछ दिखेगा। एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू द कमिटी, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बहुत अच्छा एफर्ट किया। दिन भर तो बाकी सेशंस तो हम लोग करते रहते हैं, दिस इज रियली वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अब हमारे पास इस समय मनीष श्रीवास्तव जी से लाइन संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष जी अब आप पीयूष जी से पूछिए। पीयूष जी का ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। पीयूष सर आप सुन पा रहे हैं क्या हम लोग को? श्वेता अग्रवाल जी का, पीयूष जी का और राजीव कुमार झा जी का ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। मनीष श्रीवास्तव जी का भी ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से किसी को मैंने छोड़ दिया हो तो प्लीज मुझे बता दें।
अमित सिंघल जी, अतुल जी, आलोक खरे जी, डीके अग्रवाल अभी जी। कोई अगर क्वेश्चंस रह जाते हैं तो लोगों को बोलिए आपको भेज देंगे। श्योर तो सर, हम लोग श्योर कल ले लेंगे उसको। सर। हमने इनको तो छोड़ ही दिया है, प्रदीप जी, इनको तो हमने छोड़ ही दिया सर। थैंक यू। हमारा तो बस यही सवाल है कि गुरुजी बस हमेशा हम लोग कैसे करते रहे, इतने बिजी शेड्यूल में पता नहीं क्यों हम अपने आप को ही भूल जाते हैं करने के लिए। वो आपको आपसे बेहतर कौन जानता है प्रदीप जी, आप तो 20 ईयर्स से सीख रहे हैं, आपको घर पे समय निकालना चाहिए। हाँ, 20 ईयर्स से आप गुरु जी के शिष्य में सीख रहे हैं, तो आपको घर पे ही समय निकाल के कर लेना चाहिए, जिस दिन आप हमारे यहाँ पधार नहीं सकते उस दिन। हाँ। बाकी बहुत मुझे आनंद मिलता है जिस दिन मैं इसको कर लेता हूँ, बस कर नहीं पाता हूँ, बस इसी की समस्या रहती है। देखिए खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, वरना आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझिए। सारे सीए या जो भी प्रोफेशंस के लोग जुड़े हैं, सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप अगर खुद नहीं करेंगे तो आपका पूरा डे वेस्ट हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा निकाल के योगाभ्यास कर लेते हैं तो आपका फुल डे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। आप वही काम ज्यादा एकाग्रता, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा मन शांत करके कर सकते हैं। वरना आपको लगेगा मैंने पूरे दिन काम किया बट मेरा काम ज्यादा हो ही नहीं पाया, क्योंकि आपके जो चित्त है वो शांत स्थिति में था। तो वो अगर उग्र स्थिति में रहेगा, अग्रेसिव रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, तो आपका आने वाला दिन भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने काम में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, हम लोग करते रहें इसको। हमेशा सदैव रहेगा। आयुष्मान भव। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक नई ऊर्जा को संचारित होती हुई हम लोग को महसूस हो रही है। और आपके द्वारा सिखाए गए जो ये 5 सेशन चलेंगे, इसको हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग करेंगे। मैं तो इसको जरूर करूंगा और मेरी वाइफ को भी साथ में करूंगा, हम लोग साथ में करेंगे। हालांकि मॉडरेटर की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं देख रहा हूँ, सिखा देंगे, अलग से सिखा देंगे रवीश जी। जी, मैं लीवरेज लूंगा सर उसका। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है आज की? नहीं, मेरे ख्याल से आज किसी का और कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।